हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और हम क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले। उस वीडियो देखने के बाद हम में से बहुत सारे लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सिंपल हो गया होगा। नाउ इस वीडियो का टॉपिक क्या है? इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। अगर आप लोगों ने कोई बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ा हो या कोई बिजनेस चैनल देखा हो, बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती है जो हमारे समझ ही नहीं आती है कि इस टर्म का मतलब क्या है। इस वीडियो में हम लोग बस उन्हीं टर्म्स का मतलब समझेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर एक एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे कि उस स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। फर्स्ट चीज क्या है? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? एन एनुअल रिपोर्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन ए कंपनीज एक्टिविटीज थ्रू आउट द प्रीसीडिंग ईयर। Annual reports are intended to give shareholders and other interested people information about the company's activities and financial performance. So basically annual report क्या होता है? एक कंपनी की पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी की एक्टिविटीज क्या थी, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या थे, उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, उस कंपनी ने कितनी सेल्स की, अगर उस कंपनी के कोई सब्सिडरीज इन्वेस्टमेंट या कुछ भी है उन्होंने कितना किया, पर्टिकुलर उन चीजों के बारे में हमें सब रिपोर्ट मिलती है एनुअल रिपोर्ट में। बेसिकली एनुअल रिपोर्ट उस पूरी कंपनी का कच्चा चिट्ठा होता है कि उस कंपनी ने पूरे साल में क्या क्या किया। एनुअल रिपोर्ट के बाद क्या आता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स हाउ मच ए कंपनी इज वर्थ एज डिटरमाइंड बाय स्टॉक मार्केट। इट इज डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंपनी। बेसिकली कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, इसका मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैसे निकालते हैं? बेसिकली उस कंपनी की करंट शेयर प्राइस कितनी है मल्टीप्लाइड बाय उस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला। नाउ पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इस कंपनी का पीई इतना है, इस कंपनी का पीई बहुत ज्यादा है, यानी कि कंपनी बहुत हाईली वैल्यूड है। पीई रेशो क्या होता है? पीई रेशो इज द रेशो फॉर वैल्यूइंग ए कंपनी दैट मेजर्स इट्स करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है हम लोग आगे समझते हैं। पीई रेशो आर यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर। बेसिकली पीई रेशो क्या होता है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन डिटरमाइन करने के लिए हमारा पी रेशो काम आता है। ए हाई पी रेशो कुड मीन दैट कंपनी इज ओवरवैल्यूड और द इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग हाई ग्रोथ रेट इन फ्यूचर। हाई पी के दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि कंपनी बहुत ओवरवैल्यूड है, यानी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, ये टाइम सही नहीं है कंपनी खरीदने के लिए। देन क्या होता है कि कंपनी को मार्केट ने बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट की है इस सेक्टर में, इस कंपनी की मार्केट ने बहुत ज्यादा ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट की है कि ये बहुत ग्रोथ होगी। मार्केट उसको पहले से ही डिस्काउंट करना चालू कर देता है। नाउ अर्निंग पर शेयर क्या होता है? ईपीएस इंडिकेट्स हाउ मच मनी ए कंपनी मेक्स फॉर ईच शेयर। बेसिकली अर्निंग पर शेयर हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि एक कंपनी पर शेयर कितना अर्न कर रही है, वो होता है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कितना कैसे निकालते हैं हम लोग? अर्निंग पर शेयर निकालते हैं नेट प्रॉफिट, कंपनी ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया, डिवाइडेड बाय कंपनी के कितने शेयर्स हैं, इससे हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालते हैं ना। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए कंपनी लिस्टेड इन इट्स बुक्स और शेयर सर्टिफिकेट्स। द कंपनी डिसाइड्स फेस वैल्यू व्हेन इट ऑफर्स शेयर एट द टाइम ऑफ इशुएंस। बेसिकली फेस वैल्यू कंपनी खुद डिसाइड करती है। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। बेसिकली समझ लो एक कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड की 1 लाख रुपीज एंड कंपनी को आईपीओ लाना है। अब ये डिसाइड हुआ कि फेस वैल्यू 1 पे कंपनी 100 रुपए पर शेयर का आईपीओ लाएगी, यानी कि कितने शेयर्स लिस्ट हो गए? 1000। अब कंपनी ये नहीं चाहती है कि 1000 शेयर्स लिस्ट हो, क्योंकि अगर 1000 शेयर लिस्ट होंगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड, वो ज्यादा सप्लाई हो जाएगी शेयर्स की। कंपनी क्या करेगी? उस फेस वैल्यू को 10 कर देगी, यानी कि एक शेयर 10 शेयर के बराबर हो गया। अब कंपनी के कितने शेयर्स आएंगे मार्केट में? 100। बेसिकली फेस वैल्यू क्या होती है? कंपनी की वैल्यू जो कंपनी के बुक्स में है। अब फेस वैल्यू चेंज हो सकती है लिस्ट होने के बाद। कैसे? कंपनी अगर स्प्लिट करे कि वो आपके एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर देगी, उससे क्या होगा? 10 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अगर एक शेयर के बदले कंपनी ने आपको 10 शेयर दिए, उस 10 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। एक शेयर के बदले कंपनी ने आपको दिए 5 शेयर, तो वो उसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर होंगे
तो वो हो जाएंगे 500 शेयर। उस हिसाब से कंपनी की, अगर कंपनी है उस समय 1000 रुपए पे ट्रेड कर रही है, तो वो कंपनी अगर 100 के 500 शेयर हुए तो वो कंपनी 200 पे आ जाएगी। नाउ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू इज डिफाइंड एज द नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए कंपनी। बुक वैल्यू क्या होता है? उस कंपनी की नेट एसेट वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? उस कंपनी की टोटल एसेट्स माइनस क्या करेंगे हम लोग? लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे हम लोग बुक वैल्यू निकालते हैं। एंड बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय कंपनी के कितने शेयर्स हैं, ये हो जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। ना डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया, इतना डिविडेंड दिया। सो बेसिकली डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। सो अपने प्रॉफिट्स का कोई हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, डायरेक्ट कैश वो बैंक अकाउंट में आता है, सो उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड में एक ट्रैप है, बहुत जगह लिखा होता है कि ये कंपनी 100% डिविडेंड दे रही है, बहुत सारी जगह लिखा होता है कंपनी 1000% डिविडेंड दे रही है। सो ये 1000% और 100% देख के हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये 1000% और 100% क्या है, उसकी फेस वैल्यू पे है। सो अगर मान लो किसी शेयर की प्राइस है 1000 रुपीज एंड उस कंपनी का आता है कि ये 1000% डिविडेंड दे रही है। सो अगर उस कंपनी की फेस वैल्यू हुई 1, तो वो कंपनी केवल 10 रुपए ही डिविडेंड दे रही है। 1 का 1000% होता है डिविडेंड। सो डिविडेंड बेसिकली क्या होता है? अगर कंपनी कुछ अनाउंस करती है डिविडेंड, तो वो अपनी फेस वैल्यू पे अनाउंस करती है। एंड हमें हाई डिविडेंड कंपनीज की ट्रैप में ही नहीं पड़ना है। ये डिविडेंड हो गया। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड होता है कि उस शेयर प्राइस से कितना कम दे रही है। जैसे अगर कंपनी बोलती है कि ये कंपनी की डिविडेंड यील्ड 10% है, सो वो कंपनी कितना दे रही है? 100 रुपीज डिविडेंड दे रही है अगर उस कंपनी की 1000 रुपीज शेयर प्राइस है। तो हम लोग ऐसे समझते हैं डिविडेंड को। सो बेसिकली अगर कंपनी ने पर शेयर 100 रुपए कमाया एंड कंपनी को फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए 100 में से 90 रुपीज तो कंपनी को चाहिए कि वो आगे कम बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, एंड 10 रुपए अब कंपनी के पास बचे। सो 10 रुपए कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड दे देगी, कि वो 10 रुपए कंपनी अपने रख के शेयर होल्डर्स को दे देगी कि ये 10 रुपए आपकी कंपनी ने इतना कमाया। सो बेसिकली ये डिविडेंड होता है। एंड हमें हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के पीछे नहीं भागना है, बिकॉज जो स्टॉक्स हाई डिविडेंड यील्ड होते हैं जनरली उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है। और वो स्टॉक्स बेसिकली अगर उन्होंने 12% का डिविडेंड दे रही है, तो वो लगभग 8-9% तो नीचे ही गिर जाते हैं। सो बेसिकली हमें कितना मिला? हमें तो केवल 3% मिला। सो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के पीछे हमें नहीं भागना है। नाउ ईबिटा। ईबिटा को ध्यान समझना, ईबिटा क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझते हैं ईबिट क्या होता है। ईबिट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एंड देन ईबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। नाउ डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के बीच का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन तो हमने पिछली वीडियोस में समझा कि कोई कंपनी के एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं तो वो डेप्रिसिएशन हो जाता है। नाउ एमोर्टाइजेशन क्या होता है? सो बेसिकली कोई कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट्स हों। इंटेंजिबल एसेट्स क्या? जैसे कंपनी के कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये सब आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में। सो अगर किसी कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहे हैं, सो वो उस चीज को अपन बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। सो ईबिटा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसलिए हम लोग समझते हैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। रेवेन्यू, कंपनी ने टोटल कितना रेवेन्यू कमाया माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। केवल जैसे कंपनी के को रॉ मटेरियल कितना लगा वो गुड्स बनाने में, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये होता है डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे मार्केटिंग में कितना खर्चा आया, उसके एम्प्लॉयज को कितना दिया, ये सब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ? डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू करेंगे हम लोग इनटू 100, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नाउ नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी के रेवेन्यू माइनस सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्सेस, जितना भी कंपनी ने दिया है, ये हो जाएगा कंपनी का नेट प्रॉफिट। एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा?
डिवाइड इसका जो नेट प्रॉफिट है उसको अपन टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे इनटू 100, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब हम लोग दो चीजें और समझते हैं, पीबीटी क्या होता है एंड पीएटी क्या होता है। पीबीटी होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड पीएटी होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट हुआ वो पीबीटी होगा, एंड पैट क्या होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है। पीबीटी एंड पैट बहुत सारी जगह काम आता है, बहुत सारे चैनल्स पैट बोलते हैं इस कंपनी ने इस साल इतना इतना पैट है, इसका इतना पैट परसेंट है, इतना पैट मार्जिन है। नाउ डेट टू इक्विटी रेशो, बेसिकली कोई कंपनी अगर डेट लेती है, अब कंपनी को ऑपरेशंस के लिए कंपनी क्या करेगी, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, डेट लेगी। अब द डेट टू इक्विटी रेशो इज यूज्ड टू इवैल्यूएट अ कंपनीज फाइनेंशियल लेवरेज एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग कंपनीज टोटल लायबिलिटीज बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अब एक शेयर पे कितना डेट है ये पता चलता है डेट टू इक्विटी रेशो से, यानी कि बेसिकली कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी को डिवाइड किया, ये होता है डेट टू इक्विटी रेशो। नाउ डेट टू इक्विटी रेशो, एक हेल्दी डेट टू इक्विटी रेशो 0.7, 0.8 या 1, अगर 1 से ज्यादा हुआ है यानी कंपनी बहुत ज्यादा डेट में है। अब ये जो टर्म्स है जो हमने अभी तक देखी वो तो सब स्टॉक्स के एनालिसिस में काम आती है। अब हम लोग देखते हैं बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के एनालिसिस में कुछ स्पेशल टर्म्स है जो हम बहुत यूज लेंगे। बीएफएसआई सेक्टर क्या होता है, बेसिकली बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स, इसको हम लोग बोलते हैं बीएफएसआई सेक्टर। सो बेसिकली कासा रेशो मेनली बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस में काम आता है। कासा रेशो क्या होता है, कासा रेशो ऑफ अ बैंक इज द रेशो ऑफ डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स टू टोटल डिपॉजिट्स। सो उस कंपनी के करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट्स है डिवाइडेड बाय उसके टोटल डिपॉजिट्स। सो अब हम लोग एक सिंपल भाषा में समझते हैं कासा रेशो क्या होता है। सो बेसिकली आप कंपनी करंट अकाउंट पे 0% इंटरेस्ट देती है, सेविंग अकाउंट पे कितना देती है 3 to 4% इंटरेस्ट बस। सो अगर कंपनी के ये डिपॉजिट ज्यादा हुए तो क्या होगा, कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, यानी कंपनी के एक्सपेंस कम होंगे, तो इसका सीधा असर कहां पड़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स पे, क्योंकि करंट और सेविंग अकाउंट्स के डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट, और डिपॉजिट में क्या आएगा एफडी और ये सब, प्लस करंट सेविंग अकाउंट, टोटल जितने भी डिपॉजिट्स हैं, तो एफडी पे तो ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा कंपनी को, एंड करंट सेविंग अकाउंट पे बहुत कम इंटरेस्ट देना होगा। तो अगर ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही कासा रेशो ज्यादा होगा, एंड कासा रेशो जितना ज्यादा हो उतना ही बैंक प्रॉफिटेबल है। सो हम लोग कासा रेशो बेसिकली बैंक्स के कितना एक्सपेंस हो रहा है कितना प्रॉफिट है हम लोग कासा रेशो इसलिए देखते हैं, एंड कासा रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करने के लिए। नाउ एनपीएस, ये पूरे बीएफएसआई सेक्टर को एनालाइज करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका ये देखते हैं कि इसके एनपीएस क्या है। एनपीएस क्या होता है, बेसिकली एनपीएस उस टाइप के लोन्स और एडवांसेस होते हैं जो डिफॉल्ट हो गए या एरियर हो गए। एरियर क्या होता है, जिसके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट्स लेट है या उसने वो इंटरेस्ट पेमेंट दिए ही नहीं है। सो बेसिकली अगर कोई लोन्स डिफॉल्ट होते हैं तो वो नुकसान क्या होता है, डायरेक्ट उस बिजनेस को होगा, डायरेक्ट उस कंपनी को वो नुकसान होगा। सो जितने ज्यादा एनपीए उतना ज्यादा उस कंपनी को नुकसान। बेसिकली एनपीए कंपनी के जितने कम होंगे, नॉन बेसिकली जो एसेट्स परफॉर्म ही नहीं कर रही है, जो लोन्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, जिससे कंपनी को कमाई नहीं हो रही है, वो एनपीए होंगे। सो एनपीए जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पिछली वीडियो पे आपने बहुत सपोर्ट दिया, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पर्टिकुलर एक एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे। सो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको किसी शेयर का एनालिसिस करना है या फिर आप चाहते हो कि मैं उस एनालिसिस की वीडियो डालूं, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस शेयर का नाम बताइए, मैं उस शेयर के एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे